तो सेवा एवं शिक्षिता के लिए लाभकारी संविदा और सेवा एवं शिक्षिता की संविदाओं के संदृश्य। तो अब हम देखेंगे कि सेवा एवं शिक्षिता के लिए लाभकारी संविदा। तो ये हो जाएगा आपका बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। कल तक हमने पढ़ा था जो, उसमें हमने कई परिस्थितियां ऐसी देखी कि अगर टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके जीवन को संवार रहा है, इसीलिए वो एक अल्प संविदात्मक बाध्यता मानी जाती है। फिर भी हमने बातों बातों में ये देखा कि हाँ, हमेशा ही जो है एक नाबालिग के साथ, एक अवयस्क के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो हमेशा शून्य ही होता है। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सेवा एवं शिक्षिता के लिए लाभकारी संविदा में सेवा या शिक्षिता की संविदा क्या है? तो एक शिशु प्रत्येक लाभकारी संविदा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। एक शिशु प्रत्येक लाभकारी संविदा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। एक शिशु ऐसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा उसको उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, दायी नहीं ठहरा सकते हैं। उत्तरदायित्व तो सिर्फ सेवा या शिक्षिता की संविदा के लिए होता है। जो उसका उत्तरदायित्व होता है, यानी उत्तर के प्रति जो उसका दायित्व होता है, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सिर्फ सेवा शिक्षिता यानी शिक्षिता क्या, सेवा यानी कि सेवा की संविदा के लिए होता है। हाँ, लेकिन किसी व्यापार की संविदा के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं। अब आपको ये सवाल आया कि सेवा में शिक्षिता है तो व्यापार के लिए क्यों अलग कर दिया गया है? तो चूंकि व्यापार की श्रेणी में यह माना गया है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग ही पूर्ण रूप से व्यापार करने में सक्षम होता है। अब तो शिशु को अगर आप व्यापार में भी जो है एक संविदात्मक अल्पसंख्यक संविदा में मान लेंगे तो यह शायद गलत हो जाएगा। इसलिए व्यापारिक समझौतों में जो है इसको जो है वो बाहर किया गया है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जो उदाहरण है कि कोर्टन बनाम नील्ड। तो कोर्टन बनाम नील्ड में प्रतिवादी जो एक शिशु था, तो प्रतिवादी कौन होता है, वादी कौन होता है, हम पहले जान चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चे नए हैं तो हम बता देते हैं कि वादी जो वाद को दायर करता है, यानी कि जो प्रताड़ित होता है। तो न्यायालय के सामने कौन जाता है गुहार लगाने? जो प्रताड़ित होता है, तो वो कौन होता है? वादी होता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्लांटिव। और प्रतिवादी कौन होता है? जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, यानी वो प्रतिवादी होता है, वो होता है डिफेंडेंट। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो कोर्टन बनाम, एक बार आप लोग आवाज दे दें यार, मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? पीपीटी सब एकदम दिक्कत में नहीं है, कुछ सब कुछ एकदम बढ़िया है ना? जी सर, आ रही है सर। वेरी गुड। तो कोर्टन बनाम नील्ड का जो ये वाद हुआ, जो ये मुकदमा हुआ, जो ये मामला हुआ, ये जो सूट फाइल हुई, इसमें जो प्रतिवादी जो कि एक शिशु था, चारा और भूसा का व्यापारी था। एक बच्चा था जो एक चारा मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो जानवर उनवर लोग पालते हैं। तो बेसिकली यू ऑल मेंबर्स बिलोंग फ्रॉम द विलेज एरिया, आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम द वेरी डीप विलेज एरिया। नाउ वी हैव इन द सिटी प्रयागराज, बट मैं भी जो है किसी न किसी एक विलेज एरिया से ही बिलोंग करता हूं। तो मुझे ये भली भांति पता है कि चारा और भूसा क्या होता है। तो आप लोगों में से सबको समझ में आ रहा है चारा और भूसा? यस सर। हाँ। तो एक प्रतिवादी एक शिशु था जो क्या, एक चारा और भूसा का व्यापारी था। वादी को चारा और तीन-पत्तिया घास पहुंचाने के लिए राजी हो गया। तीन पत्तिया मतलब तीन पत्ते वाली घास, जिसको हिंदी में बरसीम भी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जानवरों का सबसे प्रिय चारा हरी घास में तीन पत्तिया यानी कि वो भी होती है, बरसीम भी होती है। तो वादी को चारा और तीन पत्तिया घास पहुंचाने के लिए वो राजी हो गया। उसने वादी से अग्रिम राशि ले ली। उसने क्या किया, वादी से, जो प्रतिवादी था, प्रतिवादी को घास उसके यहां पहुंचाना था, तो पहुंचाने के लिए जो भाड़ा होता है उसके लिए उसने वादी से यानी कि शिशु से जो है वो सॉरी वादी जो एक व्यक्ति है उससे जो है उसने ले ली। अब उसने अग्रिम राशि ले लू, परंतु सामान पहुंचाने में वो असमर्थ था, लेकिन उसने सामान नहीं पहुंचाया। तो जो सामान नहीं पहुंचाया, तो चुकाए गए मूल्य को वापस करने के लिए शिशु ने
उसके विरुद्ध जो है एक मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी कौन था? वो एक नाबालिग था, एक अवयस्क था। उसने वादी यस को जो सर। है, हेलो, यस सर। कोई कुछ कह रहा है? नो सर। नहीं तो आपको हाँ या ना भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस रामायण सुनिए, लास्ट में पता चल जाएगा कि सीता केकर मेहरारू नहीं। तो अभी बस सुनते रहिए। तो चूंकि हम लोग आप ही हम एक्चुअली बेसिकली बीच बीच में एक आध शब्द भोजपुरी का बोल देते हैं, वो इसलिए बोल देते हैं ना कि आप सबके प्रति मेरा प्यार उमड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हो, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ जिला। तो कोई आजमगढ़ से, कोई सुल्तानपुर से, कोई फैजाबाद से है, कोई अकबरपुर से है, कोई जौनपुर से है, कोई टांडा है, गोंडा है, बलरामपुर, बहराइच है, गोरखपुर, काशी, बनारस, फिर इधर आपका गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया। तो क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज मैच खाती है, एक आध बार बोल देते हैं तो मुझे भी मजा आता है कि है अपनों के बीच में रह के कुछ प्रवचन दे रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो ये है कि फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं भाई पहुंचाऊंगा नहीं, पहुंचाने में असमर्थ रहता है। तो जो उसने पैसा दिया था एडवांस रूप में, उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वो एक मुकदमा दायर करता है। तो कार्रवाई जो हुई उसमें यह निर्धारित हुआ कि यद्यपि संविदा प्रतिवादी के लिए लाभकारी थी, ये मामला हुआ कि प्रतिवादी के लिए लाभकारी थी। क्यों? क्योंकि उसके जानवरों के लिए जो है, वो उसके जानवरों के लिए भूसा पहुंचाने की बात कर रहा था, और ये शिशु के लिए लाभकारी थी। क्यों? क्योंकि चारा और भूसा का वो व्यापारी था, तो जब चारा और भूसा वो बेचता तो उसे फायदा होता, तो उसके लिए तो लाभकारी थी। तो प्रतिवादी के शिशु होने के कारण उसको उत्तरादायी नहीं ठहराया जा सकता। यहां एक मामला आया कि सेवा शिक्षिता, यानी जब कोई ऐसा नाबालिग जब कोई सेवा प्रदान करता है, वह एक व्यापारी था, तीन पतिया घास और भूसा बेचने का काम करता था, वह अपने जीवन यापन के लिए एक जो है वो काम करता था। तो वो क्या था? वह प्रतिवादी था। वह प्रतिवादी था, ध्यान दीजिएगा, वह एक ऐसा पक्ष था जो प्रतिवादी का पक्ष था। और उसने जो वादी था, यानी जो व्यक्ति था, वयस्क था, उसने उससे पैसा ले लिया कि मैं तुम्हें घास पहुंचाऊंगा। अब बाद में वो घास नहीं पहुंचाता है, तो जो वादी है वो न्यायालय में जाता है, वो कहता है कि सर वो अवयस्क जो हैं, उन्हें हमसे पैसा लिया था घास पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने घास मुझे नहीं पहुंचाया। तो न्यायालय सरासर इसको खारिज कर देता है। वो कहता है कि हम मानते हैं कि जो प्रतिवादी एक नाबालिग है, एक अवयस्क है, एक माइनर है, उसके लिए यह लाभकारी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके फायदे के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि घास बेचेगा तो वो दो पैसा कमाएगा। लेकिन फिर भी वह एक अल्प आयु, वह एक माइनर है, वह एक नाबालिग है, वह एक अवयस्क है, इसलिए यहां संविदा का निर्माण नहीं होगा, और मैं इस संविदा को जो है वो खारिज करता हूं। उसके लिए उसको उत्तरादायी नहीं ठहराया। तो आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। इस उदाहरण को एक ही समझाने का मतलब था कि एक शिशु प्रत्येक लाभकारी संविदा के लिए उत्तरादायी नहीं होता है। हाँ, उसके जीवन के लिए कोई उपयोगी वस्तु पहुंचाने की बात हो रही हो तो वहां पे वो संविदा का निर्माण हो जाएगा, लेकिन किसी हर प्रकार के लाभकारी वस्तु के लिए, हर प्रकार के लाभकारी संविदा के लिए उत्तरादायी नहीं होगा। उत्तरादायित्व तो सिर्फ सेवा की शिक्षिता के संविदा के लिए होता है, किसी व्यापार का के लिए उत्तरादायी नहीं होता। तो वह एक व्यापार कर रहा था, तो व्यापार के तौर पे इस उदाहरण ने, जो कोर्टन बनाम नील था, इस उदाहरण ने आपको बताया कि यदि शिशु कोई एक व्यापार करता है और उसके तहत अगर किसी के साथ कोई संविदा करता है और वो पैसे ले लेने के बावजूद भी अगर उसको पहुंचाता नहीं है, तो सरकार उसके पास ये नियम नहीं लगा सकती है कि तुमने पैसा लिया है, उसको जो है वो पहुंचाओ। चलिए, यही एक इसमें समझना था। एक एक टॉपिक हुआ ना, आप लोग नोट बनाते जाइए, एग्जाम में पूछेगा ना तो अगवा चल करके जो कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब वो नहीं कर पाएंगे। तो सेवा एवं शिक्षिता की संविदाओं के लिए सदस्य संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट अलोंगेस्ट टू द दोज ऑफ द सर्विस एंड अप्रेंटिसशिप। तो एक अवयस्क किसी लाभकारी सेवा या शिक्षिता की संविदा या उससे संदृष्ट किसी संविदा के लिए बाध्य होता है। तो इसमें भी हम केस के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऐसे शब्दों से ला को समझना जो बड़ा कठिन होता है, इसलिए केस को समझने में बड़े आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि सेवा
और शिक्षुता की संविदाओं के साथ संविदा, तो कॉन्ट्रैक्ट अलोंग टू दोज ऑफ द सर्विस एंड अप्रेंटिस। तो ऐसे में एक केस आता है जिसका नाम है कोर्टन बनाम नील्ड, अरे तरीके क्या हो गया, डोयल बनाम व्हाइट सिटी स्टेडियम लिमिटेड। तो डोयल बनाम व्हाइट सिटी स्टेडियम लिमिटेड में दिए गए निर्णय के उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं कि वादी, जो कि एक शिशु था, वादी क्या था, वो एक शिशु था, ने बॉक्सर मुक्केबाजी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसने एक अर्जी दी। ध्यान दीजिएगा, वो एक नाबालिग था। अब भाई बच्चे ही तो बॉक्सिंग वगैरह लड़ते हैं, छोटे बच्चे स्कूल में कहीं पे भी लड़ते हैं, स्टेट लेवल पे भी लड़ते हैं, तो वह भी तो जाते होंगे ना कहीं पे जो है इस तरीके का काम करने के लिए कि हम लड़ेंगे, तो उसके लिए भी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ता होगा प्रशासन के साथ, कॉलेज के साथ, जिसके भी। तो वह एक शिशु था और उसने बॉक्सिंग करने के लिए यानी मुक्केबाजी करने के लाइसेंस के लिए उसने जो है वो एक अर्जी दी, और अर्जी में उसने लिखा कि मैं यहाँ एक मुक्केबाज की तरह का, उसने लिखा, पत्र में लिखा, ये लिखा हुआ मैं बता रहा हूं, जो उसने लिखा था लीगल कोर्ट की भाषा, मैं यहाँ एक मुक्केबाज की तरह का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्जी दे रहा हूं, और अगर मुझे लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड 1929 ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड 1929 के छपे हुए नियमों के कठोरता के का मैं ऋणी रहूंगा, भागी रहूंगा, दृढ़ी रहूंगा, और अगर कोई अतिरिक्त नियम बनेगा या स्थापित नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा तो मैं उसका भी पालन करूंगा। उसने कहा कि श्रीमान, मैं एक मुक्केबाज हूं और मैं इस एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अर्जी दे रहा हूं, साथ ही मैं आपसे ये वादा करता हूं कि श्रीमान, यदि मुझे लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो मेरी तरफ से यह अदब द्वारा घोषणा किया जाता है कि मैं जो ब्रिटिश सरकार का जो ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड एसोसिएशन है जो 1929 में बना है, इसके जो नियम हैं, इन नियमों का मैं कठोरता के साथ जो वो पालन करूंगा, और अगर इसके अतिरिक्त कोई भी नियम बनाया गया या जो नियम है वर्तमान में जो नियम है उसमें कुछ बदलाव करके नए नियम बनाए गए तो मैं उसका भी जो है वो पालन करूंगा, ऐसा कुछ जो है इसने कहा। तो अब इसमें बात आई कि उसको लाइसेंस की प्राप्ति तो हो गई, इस सब इसने वादा तो कर दिया, वादा करने के बाद उसको लाइसेंस की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद उस लाइसेंस का एक रिन्यूअल भी किया गया, यानी कि नवीनीकरण भी किया गया। लाइसेंस ले लिया ना, तो लाइसेंस का हर साल रिन्यूअल होता है, तो लाइसेंस का रिन्यूअल भी किया गया। नियमों के अनुसार वादी को एक प्रतियोगिता में बेल्ट या कमर पेटी के नीचे वार करने का कारण निर्हित कर दिया गया, और उसको देय राशि 3000 की राशि को विचारित कर लिया गया। उसको यह कहा गया कि यह क्या नाम है, जो एसोसिएशन है यह एक नियम बना रहा है कि इस नियम के अंतर्गत जो वादी की प्रतियोगिता होगी, जिस प्रतियोगिता में तुम भाग हो लोगे, तो मुक्केबाजी के समय जो बेल्ट होती है, कमर में जो बेल्ट पहनी जाती है या जो कमर की पेटी पहनी जाती है, बॉक्सर लोग पहनते हैं, उसके नीचे तुम जो है वो वार नहीं करोगे, उसके नीचे वार करने के लिए उसे मना कर दिया गया, और उसको दे 3000 की राशि को विचारित कर लिया गया, उसको विचार कर लिया गया कि इसके 3000 रुपए का इनाम जो है उसको दिया जाएगा। तो यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ शिशु द्वारा की गई संविदा सेवा की संविदा से इतना निकट संबंधित थी कि वह उसके विरुद्ध बाध्यकारी था और वह उस रकम को प्राप्त नहीं कर सकता था। कहने का मतलब है कि उसको ये कहा, ये किताबी ज्ञान था, हिंदी में मेरी भाषा में समझिए, लहरिया अंदाज में उसको कहा गया कि देख भाई, ये हमारे यहाँ जो तुम स्टेडियम है, इस स्टेडियम में अगर तुम प्रतियोगिता लेते हो तो तुम्हें जो है कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कमर के नीचे तुम्हें मुक्केबाजी नहीं, कमर के नीचे वार नहीं करना पड़ेगा, या कमर में बेधी हुई पट्टी के नीचे तुम्हें वार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 3000 रुपए का इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, वार कर दिया नीचे, तो वह एक शिशु था, लेकिन न्यायालय ने इसमें उसको वंचित नहीं किया। अब आप ये ध्यान देंगे कि दोनों ही एक व्यापार की श्रेणी में आता है।
वहां वो व्यापार कर रहा था एक 3 पतिया घास भूसा बरसीन को बेचने का, और यहाँ पे वह एक मुक्केबाजी के द्वारा प्रदर्शनी करके व्यापार से 2 पैसा कमाने का काम कर रहा था। लेकिन दोनों स्थितियों में मेरे बच्चों आपको समझना होगा कि दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत थी। वहां पे उसको न्यायालय ने वादी नहीं ठहराया, उसने गलती की, उसको घास बरसीन का पैसा लिया, उसने पैसा नहीं पहुंचाया। लेकिन यहाँ पे उसने, वहां पे उसको न्यायालय ने वादी नहीं माना, उसको सजा नहीं दी। लेकिन यहाँ पे उसे सजा दी गई कि अगर तुम्हें से बात कही गई थी कि तुम पेट के नीचे, कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे नहीं मारोगे, तो तुम वहां मारते हो, तो तुम्हें 3,000 रुपए का जो तुम्हें इनाम है वो तुम्हारा तुम्हें नहीं मिलेगा। बस यही इस किताब में दोनों का अंतर समझाने का, बस यही आप लोगों को मेरा तरीका था कि आप दोनों लोग जो है इसके अंतर को जो है बखूबी जो है वो समझ जाएं। अच्छा, डोयल बनाम सिटी स्टूडियो में सेवा की संविदा, ठीक है। शिशु के लिए लाभकारी संविदा, एक मिनट बच्चों, विवाह, ठीक है। तो सेवा की संविदा गलत हो गया है क्या? सेवा की संविदा ऑफ सर्विस वो हो गया ये। कौन सा केस लिखा है? राजरानी बनाम प्रेस आदिम, ये कहाँ से आ गया? अच्छा 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 अच्छा, सेवा की संविदा, ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, कहाँ पे मैं था? हम्म, हाँ, तो अब इसमें एक और बात आती है, एक चल लाइन बच्चों में पीपीटी में मेंशन करना भूल गया हूं, मैं जुबानी जंग से आपको बता देता हूं। तो शिशु के लिए लाभकारी संविदा में शिशु का उत्तरदायित्व केवल उन संविदाओं के लिए होता है जो उसके लिए लाभकारी होती है। अगर संविदा सारभूत रूप से शिशु के लिए लाभकारी होती है, यदि कहीं कहीं वह उसके लिए अहितकारी भी होती है, तो संविदा बाध्यकारी होती है, भले ही उसके अहित के लिए हो। अगर संविदा शिशु के साथ सारभूत से लाभकारी ना होकर उसके हित के प्रतिकूल हो, तो संविदा शिशु के विकल्प पर जो है वो शून्य करणीय होती है। यानी कि शिशु के भी का साथ संविदा में कहीं कहीं जो संविदा है वो शून्य करणीय हो जाती है। कब शून्य करण होती जाती है? अगर संविदा शिशु के सारभूत रूप से लाभकारी ना होकर उसके हित के प्रतिकूल होती है। यानी अगर कोई ऐसी संविदा एक बच्चे के साथ की जाए जिसमें संविदा उस बच्चे के प्रति नुकसानदेह हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके लिए लाभकारी हो, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, तो ऐसी संविदा जो हो शून्य करणीय संविदा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में जो है वो आ जाती है। तो साधारणतः किसी संविदा में कुछ निबंध लाभकारी हो सकते हैं और कुछ संविदा में प्रत्येक पक्षकार के लिए दुर्लभ भी हो सकते हैं। यह निश्चित करने के लिए कि क्या संविदा शिशु के हित के लिए है या उससे कुछ उससे निबंध है, तो उसके आयुक्त युक्त प्रकार से प्रतिकूल है। तो न्यायालयों को संविदा को पूर्ण रूप से देखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आंख मूंद के दबा दे देंगे, तो देखना पड़ता है। हाँ, एक बात हुआ कि अगर पूर्ण रूप से संविदा शिशु के हित के प्रतिकूल है, उसके जस्ट प्रतिकूल है, तो यह शिशु के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है। ऐसा एक वाद हुआ था डी फ्रांसेस्को बनाम वार्नम का। डी फ्रांसेस्को बनाम वार्नम में एक 14 वर्षीय लड़की थी। 14 वर्षीय लड़की को मंच पर नाचने के प्रशिक्षण देने के लिए अप्रेंटिस रखा, उसको नाचने के लिए सिखाएगा, एक उसके लिए जो है रखा गया ट्रेनर जो उसको सिखाएगा। और करार के जिन निबंधों को उसको राजी किया गया था उनमें ये निबंध भी शामिल थे कि वह शिक्षुता के दौरान शादी नहीं करेगी। एक लड़की थी 14 वर्षीय, ये कहा गया कि तुम्हें जो है मंच पर नाचना सिखाया जाएगा, और जब उसके साथ संविदा हुई तो उसमें ये लिखा गया कि जितने तुम मंच पर नाचने का काम करोगी, जितने तुम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में बाधित रहोगी, उतने दिन तुम शादी नहीं कर सकती हो। ऐसा होता है, आप लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं बता दूं, जब किसी फिल्म को जब बनाया जाता है तो उसमें जो मतलब हीरोइन होती है, हीरो के लिए तो ये बाध्य नहीं होता है, हीरो साले तो बुढ़े हो जाते हैं तब तक काम करते रहते हैं, लेकिन जो हीरोइनें होती हैं उनको एक एग्रीमेंट कराया जाता है। आगे चल करके आप इसको भी पढ़ेंगे कि जो
सेलिब्रिटीज होते हैं उनका एग्रीमेंट पेपर कैसे होता है, वो वकील है ना, तो आपको पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उनके साथ भी एग्रीमेंट होता है, जो हीरोइन हीरोइन एग्रीमेंट होती है, तो एग्रीमेंट में हीरोइन को ये बोला जाता है कि जब तक कि इस फिल्म की ये शूटिंग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कि फिल्म नहीं बन जाती है, तब तक आप शादी नहीं कर सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं जो आप बच्चों से हम ओपन फोरम में बोल नहीं पाएंगे। और ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए उनको बाधित कर दिया जाता है, कि जिससे उनके खाने पीने का जो असर होता है उस पर भी बाधित किया जाता है। और कुछ रिलेशंस होते हैं जिनके लिए उनको बाधित कर दिया जाता है कि इस तरीके का काम तुम जो है वो नहीं करोगे। उससे ये माना जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये महिलाओं के तौर में ये देखा जाता है कि मतलब शादी उदी से उनकी शारीरिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो उस दृष्टिकोण से किया जाता है। चलिए ठीक। तो फ्रांसेस्को बनाम वार्मन में एक 14 वर्षीय लड़की को मंच पर नाचने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक ट्रेनर रखा गया। करार किया गया कि जब तक ये ट्रेनिंग चलेगी वह शादी नहीं कर सकती है, और और वादी की सहमति के बिना कोई अन्य व्यक्तिक वचनबद्ध जो है वो नहीं रहेगी। तो वादी की सहमति के बिना, जो वादी था उसमें वादी की सहमति के बिना वो किसी वृत्तिक बंधन से वो नहीं रहेगी, तथा विदेशों में सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण के लिए इच्छुक रहेगी। ये भी कहा गया कि जब तुम्हें विदेशों में सार्वजनिक तौर पे एक नाचने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए भी तुम जो है वो तैयार रहोगी। ये सब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक। तो पहले 3 वर्षों में जो शिशु अप्रेंटिस को 6 दिन और 9 दिन के गलत हो रहा है, जो पहले 3 वर्षों में जो शिशु अप्रेंटिस को 6 दिन और 9 दिन के बीच प्रति प्रदर्शन का पारिश्रमिक दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जो तुम ट्रेनिंग करोगी उसमें 6 दिन और 9 दिन के बीच प्रदर्शन का जो पारिश्रमिक यानी जो मेहनताना मिलेगा वो तुम्हें जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद 6 दिन और 1 सीलिंग के बीच जब तक नियोजन में नहीं होगी तब तक उसे समाप्त जो है वो उसे कुछ नहीं जो है वो दिया जाएगा। वह मंच पर नाच के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। ये सब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब नाचने का समय आया तो नाचने से के समय वह मंच पर नहीं मिली, मतलब कहीं इधर उधर थी, नहीं पाई गई। तो वादी संविदा को समाप्त कर सकता था, वादी जो है वो संविदा को समाप्त कर सकता था। तो यह निर्धारित किया गया या अभी निर्धारित किया गया कि पूर्ण रूप से संविदा को देखते हुए इसके निबंध शिशु अप्रेंटिस के हितों के युक्त प्रकार से प्रतिकूल पाए गए थे, अतः ये शिशु के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं थे। तो ये शून्य करड़ी और शून्य करड़ी संविदा में थोड़ा सा आपने देखा कि यदि कोई ऐसा बच्चा है जो शिशु है और उसको किसी इस तरीके का वो किया गया, एग्रीमेंट किया गया कि नाचने के लिए तुम्हें यहां से ऐसे नाचना है, वैसे नाचना है, ये करना है, शादी नहीं कर सकती, ये टर्म्स है, वो कंडीशन है, ये है, आम है, ताम है, जाम है, तो ऐसी स्थिति में उसके विकल्प पर शिशु के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं थी। तो ये शिशु के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं थी, तो युक्त प्रकार से प्रतिकूल पाए गए थे। तो इनसे जो निबंध था शिशु अप्रेंटिस के हित के युक्त प्रकार से प्रतिकूल पाए गए थे, अतः यह शिशु के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। तो अगर ऐसा कुछ है कि वो बच्ची नहीं आई नाचने स्टेज पे, तो जो संचालन करता है उसके पास यह अधिकार नहीं हो सकता है कि उसके लिए वह उसको जो है कोई सजा दे दे या कोई जो है वो परिवर्तन करा ले या प्रवर्तनीय करा ले जाकर के न्यायालय के सामने, क्योंकि वह एक शिशु है। तो शिशु के स्थान पर संविदा को वो प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में स्थिति। तो भारत में इंग्लिश विधि के असमान सेवा की संविदा के लिए निम्न शिक्षुता की संविदा के नियमों से भिन्न है। एक अवयस्क की संविदा तो शून्य है, परंतु शिक्षुता की संविदा जो है वो विद्यमान है। तो शिक्षुता के साथ की गई संविदा वो विधिमान्य है, परंतु अवयस्क की सेवा की संविदा तो शून्य है। तो सेवा की संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो भारत में भी एक अवयस्क की गई संविदा को अवयस्क के साथ की गई संविदा तो शून्य है।
तो आगे नहीं बढ़ी है क्या? नहीं, ठीक है, बीच में हम उसमें चले गए थे। तो सेवा की संविदा जो पीपीटी है इसको देखिए। तो सेवा की संविदा में भारत भी एक अवयस्क द्वारा की गई सेवा की संविदा शून्य। तो आप लोग समझ रहे हैं कि भारत में अगर किसी एक अवयस्क के साथ, किसी माइनर के साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एक वाइड एग्रीमेंट होगा या वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब इसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राजरानी बनाम प्रेम आदिप का वाद में देखते क्या है कि इस वाद के कुछ तथ्य हैं। दिया नहीं है क्या? आगे कुछ लिखे नहीं है, चलिए ठीक है बताइए। अब केस नहीं लिख सकते ना, बहुत बड़ा बड़ा केस होता है, अब उतना लिखने में तो पीपीटी भर जाएगी यार। केस नहीं लिख सकते हैं, ये है कि चलिए ठीक है बता देते हैं। तो एक वाद हुआ राजरानी बनाम प्रेम आदिप का। इस वाद में तथ्य हैं कुछ कि राजरानी जो कि एक अवयस्क थी। तो सबसे पहली बात होती है कि आप जो है जब केस लिखेंगे तो उसमें एक लिखेंगे कि राजरानी एक अवयस्क थी। उसके पिता ने राजरानी के लिए प्रेम आदिप जो एक फिल्म के निर्माता थे, यानी कि एक हीरो थे। आदिप जो थे वो क्या थे? एक फिल्म निर्माता थे, एक हीरो थे, के साथ संविदा की। और संविदा के अनुसार राजरानी जो कि एक अवयस्क थी, राजरानी को प्रतिवादी के स्टूडियो में एक निश्चित राशि के संदाय पर एक फिल्म अभिनेत्री की तरह कार्य करना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक अवयस्क थी जिनका नाम था राजरानी, के पिता, उनके पिता ने राजरानी के लिए प्रेम आदिप एक फिल्म निर्माता के साथ संविदा के अनुसार राजरानी को प्रतिवादी के स्टूडियो में एक निश्चित राशि के संदाय पर नाचना था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक अवयस्क थी राजरानी, लेकिन उनके पिता कोई थे, पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक हीरो के साथ। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे राजरानी अपना एक वो क्या नाम है अवयस्क हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। वो पिता के द्वारा जो है उनको एक प्रेम आदिप एक फिल्म निर्माता के साथ संविदा की। और संविदा के अनुसार ये हुआ कि राजरानी को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये हुआ कि राजरानी को जो प्रतिवादी के स्टूडियो में, प्रतिवादी कौन था? जो उस फिल्म का निर्माता था। तो प्रतिवादी के स्टूडियो में एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि संदाय पर देने पर, जब एक जैसे 1,000 रुपए महीना एक निश्चित राशि, तो उदाहरण लेते हैं 1,000 रुपए महीना, तो 1,000 रुपए महीना के संदाय पर एक फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर, एक हीरोइन के तौर पर कार्य करने के लिए चुना गया। राजरानी का कोई कार्य, राजरानी को कोई कार्य नहीं दिया गया। चुना तो गया लेकिन राजरानी को कोई कार्य नहीं दिया गया। तो उसने फिल्म के निर्माता और प्रेम आदिप पर संविदा भंग के लिए वाद किया। उसने कहा कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए एक मुकदमा कर दिया, सूट फाइल कर दिया। तो वह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी ने अवयस्क होने के कारण संविदा शून्य थी। ध्यान दीजिएगा, वादी कौन था? वादी वह बच्चा था जिसने, जो हीरोइन थी, जो अवयस्क थी। काम किसने किया था? बातचीत किसने? उसके पिता ने की थी। लेकिन फिर भी न्यायालय ने कहा कि यह वाद एक अवयस्क के लिए था, तो वादी के अवयस्क होने के कारण संविदा जो है वो शून्य थी। कहने का मतलब, एक फिल्म निर्माता ने एक लड़की को हायर किया अपने कंपनी में हीरोइन बनाने के लिए और कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीना के तौर पर रखूंगा, लेकिन फिर उसने उसको काम नहीं दिया। तो वो लड़की जो है नाबालिग थी, वो न्यायालय चली गई। लेकिन इस केस में एक ट्विस्ट है, उसके पिता ने सारा मोल भाव किया था। तो न्यायालय ने उसको सरे से खारिज कर दिया, कहा कि तुम नाबालिग हो इसलिए तुम्हें कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। और यह संक्षेपित किया गया कि अपनी अवयस्क पुत्री के लिए पिता द्वारा की गई संविदा का अन्य कारण की वजह से भी वो शून्य थी। और दूसरा तथ्य ये कहा न्यायालय ने कि एक तो बेटा तुम नाबालिग थी इसलिए ये संविदा शून्य हो गई, दूसरा ये तुम्हारे पिताजी द्वारा की गई थी, तुम्हारे लिए एक कारण भी है कि यह संविदा जो है वो शून्य हो जा रही है। तो वह यह था कि संविदा बिना प्रतिफल के थी, क्योंकि प्रतिफल एक पर व्यक्ति, एक पराये व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति जो कि अवयस्क था द्वारा दिए जाने की वजह से वह पर्याप्त प्रतिफल जो है वो नहीं।
संविदा बिना प्रतिफल के थी। क्यों? क्योंकि प्रतिफल एक पर व्यक्ति, एक पराया व्यक्ति या कोई तृतीय व्यक्ति, तीसरा, उसके पिता तीसरे थे, तो तृतीय व्यक्ति जो कि एक अवयस्क था, तो तृतीय व्यक्ति कौन था? उसकी बेटी थी, बाप तो जो है वो संविदा ही कर रहा था। तो तृतीय व्यक्ति जो कि एक बेटी थी, तो बेटी जो कि क्या थी? वो एक अवयस्क थी, तो उसके द्वारा दिए जाने की वजह से यह एक पर्याप्त प्रतिफल नहीं। यहाँ पे था सुल्तान सादिक बनाम संजय राव सोमनाथ, ठीक है। मेरे गुरुजी बच्चों कहा करते थे, ला है ना, मेरे गुरुजी कुछ और कहा करते थे, एक नई चीज और कहा करते थे कि जिस समय किसी बच्चे को पढ़ाना ना मिस्टर पाठक, राहुल, तो ये समझ लेना, मैं पहले अमिटी अमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली में टीचर था, मैं ये क्या नाम है जो परी चौक पे है, ग्रेटर नोएडा में। तो मेरे गुरुजी जो इस समय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैथ के लेक्चरर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा था कि देखिए मुझे कभी जो है क्या नाम है राहुल, कभी जो है अगर किसी क्लास में जब पढ़ाना जो है, तो ये मत समझ के पढ़ाना, ये मत समझ करके पढ़ाना कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बल्कि ये समझ करके पढ़ाना कि उस क्लास में मैं खुद एक बच्चा हूं, तो मेरे क्या प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है वही सामने वाले जो है बच्चों के भी प्रश्न हो जाएं। तो इस तरीके से समझाना। दिग्विजय कई बार बोले यार फोन मत करो यार, तुम्हारी घंटी बार बार बज रही है, या तो क्लास अटेंड कर लो या तो फोन कर लो, ऐसा क्या समस्या है? ज्वाइन वाइन नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप करके बताओ ना। दिग्विजय यार थोड़ा ध्यान दो, मतलब लापरवाही मत करो यार, 2 बार तुम्हारा 3 बार नाम ले लिया, मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत है तो उसको व्हाट्सएप पे बताओ, बार बार इसे रिंग मत करो ना यार। यार बच्चे पढ़ना, तुम सबका डिस्टर्ब होता है ना, ठीक है मानते हैं तुम थोड़ा ज्यादा अटैच है तो इसका मतलब क्या पकड़ फोन करोगे? फोन मत करो बार बार। हाँ, तो संविदा को समाप्त कर सकता था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्ण रूप से संविदा को देखते हुए इसके जो निबंध शिशु अप्रेंटिस के हितों में थे, वो क्या थे? क्या थे? हाँ, तो शून्य थी, वह यह था कि संविदा बिना प्रतिफल के थी, क्योंकि बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति जो कि अवयस्क था, उसके द्वारा दिए जाने की वजह से यह पर्याप्त जो हो वो प्रतिफल नहीं। आगे अब्दुल रज्जाक सलाम को अब्दुल रज्जाक, ठीक है। हाँ, एक और थोड़ा सा हेडलाइन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सीखने में मिलेगा। हालांकि भारतीय विधि किसी सेवा की संविदा से अवयस्क को बाध्य नहीं करती, ठीक है, हाँ नियम तो है, लेकिन भारतीय विधि जो है किसी सेवा के लिए संविदा से एक माइनर को बाध्य नहीं होती। लेकिन भारतीय शिक्षुता अधिनियम 1850 के अंतर्गत जो शिक्षुता की संविदाएं हैं वो बाध्यकारी होती है। चूंकि शिक्षुता की संविदाएं एक माइनर के विरुद्ध बाध्यकारी होती हैं, तो ऐसी संविदाएं किसी अवयस्क के लिए उसके अभिभावक द्वारा विधिमान्य से की जाती हैं। तो सेवा संविदाओं की शिक्षुता की संविदाओं से भिन्न स्थितियों को इंगित करती है। ऐसा मामला आया था देसाई जी ने, जैसा कि राजरानी बनाम प्रेम आदित्य में अपनाया गया था और प्रेक्षित किया गया था। कहने का मतलब है कि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जो शिक्षुता अधिनियम 1850 के अंतर्गत वो संविधाओं को जो है वो शिक्षुता की संविधाओं को जो है वो बाध्यकारी करती। अब क्या है? ठीक है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो विवाह, अगर विवाह की संविदा हो तो क्या हो सकता है? घास घूसा फिल्म कंपनी सब में समझ लिए, तो अब ये देखते हैं कि शादी वादी में क्या स्थितियां बनती हैं। तो विवाह की संविदाएं
माइनरों के लिए एक लाभकारी मानी जाती है। क्या बात है, तो माइनरों का तो यहाँ तो चांदी हो गया यार कि शादी में जो है ये जो है लाभकारी मानी जाती है। कैसे? लेकिन कोई अवयस्क उसके प्रवर्तन के लिए अधिकार रखता है। तो इसको हम देखेंगे, इसका वाद है ये खिमजी। अच्छा 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 अच्छा, खिमजी कोवरेजी बनाम लालजी कोवरेजी, ठीक ठीक। तो एक विवाह की जो संविधाएं होती हैं, जो विवाह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक माइनर के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो वह माइनर के लिए लाभकारी होती है। अतः कोई अवयस्क उसके प्रवर्तन के लिए अधिकार रखता है। इसको थोड़ा सा तो क्या स्थितियां बनती है? पीपीटी वगैरह क्लियर है ना यार? बड़ा लंबा बात हो गया, आप लोगों से बात नहीं की। एक लो जरा क्लियर कर दो यार, पीपीटी वगैरह क्लियर है ना? सर। सुनाई नहीं दे रहा, हम आगे बढ़े ना? यस सर। जी सर, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर सही है सर, सही है। चलिए ठीक है। तो विवाह के साथ संविधाएं, तो यदि किसी माइनर, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर माइनर के साथ सर माइनर शादी करेगा तो कानूनन जुर्म है। तब नहीं, लेकिन ये जब नियम बना था उस समय ये जुर्म की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम नियम को देखते हैं, ला को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो विवाह अगर किसी का शादी हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति अगर अवयस्क है तो उसके लिए लाभकारी होती है, इसके लिए कोई प्रवर्तन का अधिकार जो है वो रखता है। तो खीमजी कुबेरजी बनाम लालजी करामसी में बंबई उच्च न्यायालय ने, बंबई हाईकोर्ट ने एक उनके समक्ष एक प्रश्न दिया था कि अवयस्क लड़की के लिए एक वयस्क लड़की के साथ विवाह हेतु, ध्यान दीजिएगा, एक माइनर लड़की है और एक मेजर लड़का है। एक अवयस्क लड़की है और एक वयस्क एक अवयस्क लड़की है और एक वयस्क लड़की के साथ जो हो विवाह होती, मतलब लड़के के साथ विवाह हेतु। तो लड़की की मां द्वारा उस लड़की के लिए की गई संविदा प्रवर्तित की जा सकती है और यह संविदा भंग के लिए वाद कर सकती है। प्रश्न का उत्तर सकारात्मक था और उसे कार्रवाई करने की अनुमति दे दी गई। इसके कहने का तात्पर्य कि एक बेटी जो कि एक नाबालिग है, लेकिन उसकी शादी एक बालिग के साथ हो रही है, एक बालिग हस्बैंड के साथ हो रही है, पति के साथ हो रही है या लड़के के साथ हो रही है, और उस शादी में अगर उसकी मां कोई संविदा करती है उसकी बेटी के साथ कि तुम्हें मैं शादी में ये वस्तु दूंगी, और उसके बाद अगर वह वस्तु नहीं देती है तो लड़की न्यायालय जाकर के अपना संपूर्ण अधिकार ले सकती है। ये संविदा विधिमान्य मानी जाती है। क्यों? कि वो लड़की के हित के लिए है, वो अवयस्क है लेकिन उसके जीवन के लिए है शादी, अवयस्क के भले ही है वो, तो इसमें जो है यह नियम पास हो जाता है। अब्दुल बनाम, जो है, हाँ यार बोलो, कौन बोला? सर संविदा जो है वो वादा है, मतलब कोई क्या कहते हैं, हाँ क्या चीज? संविदा जो, सर आप कह रहे हैं कि वो जो माँ जो है इनसे वादा कर रही है, मतलब संविदा जो है उस उर्दू में वादा कह सकते हैं। हाँ मान्य हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा से इसलिए मान्य हो जाएगी कि आपने पीछे पढ़ा था वो मामला जो है एक शिशु के लिए या एक माइनर के लिए, एक अल्प आयु यानी कि नाबालिग के लिए वो मान्य हो जाएगी, क्योंकि वह जो माँ जो उसको गिफ्ट वगैरह देगी, माँ जो उसको सामान देगी उसकी विदाई में, वह उसके हित के लिए है, उससे एक अवयस्क का जीवन बनेगा। तो इसलिए न्यायालय इसको जो है वो विधिमान्य मानता है। तो कहने का मतलब आप बच्चों जाना, अगर मम्मी शादी करें और नाबालिग रहना और मामला पैसा वैसा ना दे, दहेज वहेज ना दे, तो तुरंत जो है केस कर देना कि हमको फ्रिज नहीं दिया, एसी नहीं दिया, कूलर नहीं दिया, और अपने बेटे के लिए तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन सर। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब्दुल रज्जाक बनाम मोहम्मद हुसैन में, अब्दुल रज्जाक बनाम मोहम्मद हुसैन में बंबई उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम पिता के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति दे दी। कैसे? जिसने वादी के साथ विवाह हेतु अपनी अवयस्क लड़की को देने का जो है वो वचन दिया था।
वादी कौन था? एक पुरुष था, एक व्यक्ति था। और मुस्लिम की जो लड़की थी वो कौन थी? वो एक नाबालिग थी। ठीक है, तो अवयस्क लड़की, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो जिसने वादी के साथ यानी उस लड़के के साथ विवाह करने के लिए एक नाबालिग लड़की को देने का वचन किया था, लेकिन बाद में संविदा भंग हो गया। तो इस वाद में जब प्रतिवादी वादी को विवाह में अपनी अवयस्क पुत्री को देने से इनकार के लिए तैयार हो गया, तो वादी ने प्रतिवादी की पुत्री को कुछ आभूषण और वस्त्र उपहार देने के लिए खर्च कर दी और विवाह के करार से संबंधित कुछ अन्य खर्चे भी कर दिए। तो विवाह की संविदा के भंग होने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी प्रतिवादी से संविदा अधिनियम की 65 और 73 के तहत राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकारी था। तो देखिए, एक बड़ा जटिल सा मामला आया और ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी। एक मुस्लिम पिता थे जिनकी लड़की थी नाबालिग, और नाबालिग लड़की थी, तो एक बालिग लड़के के साथ जो है वो उसका शादी का तय हो गया। तय होने के बाद उस लड़के ने अपने प्रेम में आकर के उस लड़की को आभूषण दे दिए, वस्त्र दे दिए, ये सारी चीजें उसे देन में दे दी। बाद में लड़की शादी करने से मुकर गई, तो लड़का न्यायालय में चला गया कि हमारे साथ शादी हुई थी, करार किए थे और हमको नहीं दे रहे हैं। तो न्यायालय ने कहा बिल्कुल तुम्हारा अधिकार है, और उसमें न्यायालय ने उनको जो है मान्य कर दिया कि एक लड़की अवयस्क थी, उसके साथ संविदा हुई थी, उसके पिता ने संविदा की थी, तो हाँ, तुमने अगर उसको पैसा वैसा दिया है, आभूषण वगैरह दिया है, तुम उसमें लेने के अधिकारी हो, और ये एक विधिमान्य बाध्यता है, भले ही तुम माइनर हो। तो किस धारा के अंतर्गत? 65 और 73 के अंतर्गत राशि वापस करने का जो है वो अधिकारी था। तो एक अवयस्क के अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति की संविदा है कि रहने दें यार, अब कल पढ़ाएं, बहुत हो गया। ऑनलाइन क्लास भी, पेड वाली क्लास भी तो चलनी है।